अर्थव्यवस्था और आजीविका। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? उत्तर लिखेंगे 1770 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हमफ्री डेवी ने किया था। तीसरा प्रश्न है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था। चौथा प्रश्न है 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? तो कलकत्ता में सबसे पहले यह मिल स्थापित हुई थी। पांचवा प्रश्न है भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। छठा प्रश्न है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। सातवां प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। आठवां प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्री व पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 को यह प्राप्त हुआ था। नौवां प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। और 10वां प्रश्न है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि सन 1838 ईस्वी में डैश में तो ब्रिटेन चार्टिस्टर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा है सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। और तीसरा है न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में हुआ था। चौथा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। और पांचवा है प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं व बच्चों की काम के घंटे व मजदूरी की निश्चित किया गया था। तो ये पांचों प्रश्न हैं। तो आज हम एक नंबरिया जितना भी प्रश्न है उसको यहाँ पर किए हैं। विकास के किन्हीं दो कारणों को बताना है। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो निम्नलिखित कारण यह था नए नए मशीनों का आविष्कार। जब आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं उसमें नया नया तकनीक और नया नया मशीन लगाइएगा तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा है लघु व कुटीर उद्योगों के समाप्त हो जाने से शहरों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे। जब छोटा उद्योग समाप्त हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? पलायन करेंगे और जाकर फैक्ट्री में काम करेंगे। तो फैक्ट्री प्रणाली का विकास इसी कारण से हुआ था। दूसरा प्रश्न है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उत्तर लिखेंगे बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति प्रौद्योगिकी क्रांति की देन है। बुर्जुआ वर्ग को कई बार मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि मध्यम वर्ग के बारे में लिखें तो यही बुर्जुआ वर्ग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है औद्योगिकरण तथा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में तीन तरह के वर्ग उत्पन्न थे। पहला पूंजीपति वर्ग, जिसके पास पैसा होता है वो पूंजीपति वर्ग कहलाते हैं। दूसरा है बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग, जैसे हम लोग हैं क्या होते हैं? हम लोग मध्यम वर्ग हैं। और एक होता है श्रमिक अथवा मजदूर, जो कि सबसे निचले पायदान पर मजदूर वर्ग ही आता है। तीसरा प्रश्न है 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे? तो हम उत्तर लिखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कपड़ा उद्योग, जो कि खादी ग्राम उद्योग से जुड़ा हुआ था, और सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग कच्चे माल पर आधारित थे। उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग इत्यादि शामिल थे। कब? तो 18वीं शताब्दी में।
चौथा प्रश्न है, निरोधोगीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियों और केवल अपने लाभ को ध्यान में रखकर किए गए उत्पादन के फलस्वरूप भारतीय लघु व कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे। कुटीर उद्योग में लोग मजदूर शहरों की ओर पलायन करने लगे और भारतीय इतिहासकारों ने उद्योगों के बंद होने की इस स्थिति को निरोधोगीकरण कहा है। और हमारे यहाँ भी अब लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त हो चुका है और लोग क्या करता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करता है। पांचवा प्रश्न है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसका क्या उद्देश्य था? तो हम लिखेंगे, औद्योगिक आयुक्त की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। भारतीय उद्योग तथा व्यापारियों को भारतीय वित्त से संबंधित सहायता प्रदान के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। मतलब आप उद्योग में जो सहायता चाहिए इसके लिए इसका निर्माण किया गया था और व्यापारियों के द्वारा। तो इसको हम कहते हैं औद्योगिक आयोग की नियुक्ति। ठीक है, अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न करेंगे। यह है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, औद्योगिकरण का तात्पर्य उत्पादन में बदलाव लाने से है। जैसे आज आप पहले पार्ले जी खाते थे तो 12 गो बिस्कुट था, आज क्या है 10 है। ये क्या है, प्रौद्योगिकी के साथ वो अपने साइज को नहीं, लेवल को कम नहीं किया, क्वालिटी को कम कर दिया। तो कह रहा है 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में उत्पादन प्रक्रिया में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। उत्पादन मानव श्रम द्वारा हाथों से न होकर अब मशीनों के द्वारा भारी पैमाने पर होने लगा। इसे ही औद्योगिकरण कहा गया। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई थी। आपसे पूछा भी जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई, तो कहिएगा इंग्लैंड से। और आज हम लोग प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? उत्तर लिखेंगे, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के तहत उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव लाया गया और उत्पादन मजदूरों द्वारा हाथों से न कर मशीनों के द्वारा और विहित बड़े पैमाने पर किया गया। फलस्वरूप मशीनों द्वारा निर्मित वस्तु अपेक्षाकृत सस्ते होते थे, जिससे उन लोगों का रुझान मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर अधिक बढ़ने लगा और लोग हाथ से बनी वस्तु को महंगी होने के कारण क्या किए, नहीं कीनते थे। इस प्रकार औद्योगिकरण ने मजदूरों का आजीविका प्रभावित किया। आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारा चीज़ क्या होता है, ऑटोमेटिक मशीन से बनता है। जैसे आप हजमोला खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, ये सब क्या है, बनता है, लेकिन बहुत पैमाने पर भी बनता है। तीसरा प्रश्न है, श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो लिखेंगे उत्तर, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप छोटे मजदूर और कारीगरों का रोजी रोटी छिन गया, जिससे लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। इस प्रकार शहरों में लोगों का भीड़ बढ़ने लगा, जिससे रहने खाने और स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगी। इस प्रकार मजदूरों के निवास के लिए एक प्रकार का काम चलाऊ झोपड़ी जैसा स्थान बनाया जाने लगा, जिसे हम श्रम पद्धति कहते हैं। आप जहाँ भी जिस शहर में रहते होइएगा, आप झुग्गी बस्ती ज़रूर देखते हुएगा, रोड के किनारे वहाँ पर बसा होता है और वो अस्थायी होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य हैं? तो हम लोग कहेंगे कि न्यूनतम मतलब कम। तो करा देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए 1948 में न्यूनतम मजदूरी पारित की। इसके तहत मजदूरों के काम करने के घंटे और उसकी मजदूरी
तय की गई। 6 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर पाबंदी लगा दी गई और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के काम करने के घंटे निर्धारित किए गए। और आज भी हमारे यहाँ 8 घंटे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, और जो सरकारी मूल्य होता है मजदूरी का वो हमें प्राप्त होता है। 5वां प्रश्न है, कोयला व लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? उत्तर लिखेंगे, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को कोयला व लोहे उद्योग ने काफ़ी ज़्यादा गति प्रदान की है। या कहें कि औद्योगिकरण की शुरू करने में कोयला व लोहा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़े बड़े कंपनी और कल कारखानों को खड़ा करने में लोहे की आवश्यकता होती है, जबकि कंपनी को चलाने के लिए प्रारंभ में ऊर्जा के रूप में कोयले का इस्तेमाल होता था। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि कोयला व लोहा उद्योग ने प्रौद्योगिकी की गति को, औद्योगिकी के गति को बहुत गतिमान प्रदान किया है। अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण के कारण का उल्लेख करना है। तो औद्योगिकरण अथवा उद्योग की विहित रूप से स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों द्वारा भारी पैमाने पर होता था। और औद्योगिकरण के कई कारण थे जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब मनुष्य को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वह खुद से आविष्कार कर लेता है। जैसे हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अर्थात जब लोगों को किसी चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है तो वह अपना सारा ध्यान उसी की ओर केंद्रित कर देता है। इस प्रकार भारी पैमाने पर वस्तुओं की आवश्यकता ने लोगों को ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। दूसरा है, नए नए मशीनों का आविष्कार। 18वीं शताब्दी में स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटर, स्पिनिंग म्यूल, पावर इत्यादि जैसे मशीनों के आविष्कार ने औद्योगिकरण को काफ़ी बढ़ावा दिया। तीसरा है, कोयले व लोहे की प्रचुरता। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि वहां उद्योग की स्थापना के लिए विशेष तत्व कोयला लोहे की काफ़ी बड़ा भंडार था। इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि कोयला लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की। सस्ते श्रम की उपलब्धता। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिकरण की शुरुआत का एक बड़ा कारण यह भी था कि वहाँ के मजदूर बहुत कम थे, अर्थात सस्ते मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। और 5वां है, यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा से औद्योगिकरण की गति प्रदान की जाती है, क्योंकि कारखाने एक कच्चे माल को पहुंचाने तथा निर्मित वस्तुओं को बाजार तक लाने के लिए यातायात का काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे हम, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालना है। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कई परिवर्तन देखने को मिले, या ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के कई परिणाम देखने को हमें आज भी मिल रहे हैं। इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम तो कुछ नकारात्मक सामने आए। औद्योगिकरण ने छोटे श्रमिक व मजदूर थे उन्हें लघु व कुटीर उद्योग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन मजदूरों की आजीविका छिन गई तथा वे सब रोजगार से वंचित हो गए। औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को भी जन्म दिया। हम जानते भी हैं कि ये औद्योगिकरण का ही देन है कि ये उपनिवेशवाद बढ़ा है। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन होता था। इन निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए इंग्लैंड के साथ अनेक यूरोपीय देशों में अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया, जो आगे चलकर साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। औद्योगिक क्रांति के कारण
कुटीर उद्योग तबाह हो गया और लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हुए शहर की ओर चले गए। इकाइयों में मजदूरों का काफ़ी शोषण हुआ। श्रम पद्धति के प्रौद्योगिकीकरण और औद्योगिकरण क्रांति की देन है। यहाँ मजदूरों को गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। इन सब के अलावा औद्योगिक क्रांति के कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कम समय में अधिक उत्पादन, अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। तीसरा प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया? उत्तर लिखेंगे, जब किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमज़ोर अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्र पर सैनिक राजनीतिक शक्ति द्वारा अपना दबदबा कायम कर तब उस कमज़ोर देश को उस बड़े देश का उपनिवेश कहते हैं। जैसे अब कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान पर किसने अधिकार कर लिया था? अमेरिका ने। तो ये क्या था? उपनिवेशवाद का ही एक उदाहरण था। तो उपनिवेशवाद बनाने की इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। उत्पादन की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों की भारी पैमाने पर किया जाता था, उसे औद्योगिक क्रांति अथवा औद्योगिकरण कहा गया है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वस्तुओं का उत्पादन भारी पैमाने पर होने लगा, जिसको बेचने के लिए यूरोपीय देश ने बाजार की तलाश में एशिया, अफ्रीका, अनेक देशों में अपना बाजार जमाना शुरू किया। धीरे धीरे इन देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि औद्योगिकरण ने ही उपनिवेशवाद को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और जन्म देने का भी काम वही किया। चौथा प्रश्न है, कुटीर उद्योग के महत्व व उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। तो कुटीर उद्योग हमारे यहाँ जुड़ा हुआ उद्योग है। उत्तर लिखेंगे, कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनका एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। कुटीर उद्योग में एक वैसे संगठन का कार्यरत रहता है जिसके अंतर्गत उत्पादन करना अपनी पूंजी लगाता है और अपने श्रम के कुल उत्पादन का स्वयं अधिकारी होता है। जैसे हमारे यहाँ आप दूध बेचते हुइएगा, दही बेचते हुइएगा, आप दिया बेचते हुइएगा, ये सब क्या है? ये कुटीर उद्योग ही हैं। टोकरी बेचते हैं, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग का ही एक रूप है। भारत के संदर्भ में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। विषय में विपरीत परिस्थितियों में गांव व कस्बे में यह उद्योग फलता फूलता रहा, आम लोगों की काफ़ी लाभ पहुंचाता रहा था और महात्मा गांधी ने कहा था, लघु व कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल हैं। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः कुटीर उद्योग के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। कुटीर उद्योग ग्रामीण लोगों को भारी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने का साधन है, जिससे शहर की ओर लोगों का पलायन कम हो। इस कारण उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि कुटीर उद्योग का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। पांचवा प्रश्न है, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन को भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को नहीं प्रभावित किया बल्कि राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। औद्योगिकरण और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तुओं का उत्पादन मानव द्वारा श्रम द्वारा न होकर मशीनों द्वारा भारी पैमाने पर होता था, जिसके निर्मित वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती होती थी। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने जब यह वस्तु पहुंचती तो आम लोग सस्ते हो जाने के कारण इन चीज़ों को खरीदते थे। इस प्रकार उपनिवेशकों का अपनी वस्तुओं के बाजार धीरे धीरे समाप्त होने लगा, जिससे कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए और मजदूर बेरोजगार हो गए। औद्योगिकरण ने ही राजनीतिक ढांचों को भी प्रभावित किया, क्योंकि उपनिवेशवाद की होड़ में जैसे जैसे धीरे साम्राज्यवाद का रूप ले लिया, आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का भी कारण बना। इसमें ऑस्ट्रिया
हंगरी को आपस में बांट दिया। ऑस्ट्रिया दबाव डाला गया कि वह चेस्कोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड और हंगरी की स्वाधीनता को स्वीकार करे। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि औद्योगिकरण ने ही सिर्फ आर्थिक ढांचे को नहीं प्रभावित किया बल्कि सामाजिक राजनीतिक मार्ग को भी प्रशस्त किया। और औद्योगिकरण के द्वारा ही आज हम बहुत सारे चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में ही हम जान